क्या हाल है बच्चों? कैसे हैं सब? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोस्टल वेटलैंड के बारे में। आज हम इकोलॉजी पढ़ेंगे कोस्टल वेटलैंड इकोसिस्टम की। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हु इज मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मोस्ट मर्सीफुल, आई एम योर टीचर अलीशा। और सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की स्लाइड को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि सबको प्रॉपरली नजर आ जाए। ठीक है, ये जूम हो जाए। ओके जी, गुड हो गया, हो रहा है। तो हमारी जो सबसे पहली स्लाइड है वो है इंट्रोडक्शन की स्लाइड। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि वेटलैंड क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो वेटलैंड जो है वो एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम है। बेसिकली जो वेटलैंड है, नाम से ही जाहिर है वेट किस चीज को जाहिर करता है कि वो गीला है, पानी से तर रहता है। लैंड, जमीन, जमीन का वो हिस्सा जो पानी से तर रहता है। जैसे कि डेफिनेशन में भी मेंशन है, जो कि वाटर से फ्लडेड रहता है। वो परमानेंटली भी हो सकता है, वो सीजन के लिहाज से भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। वेटलैंड जो है बेसिकली उसकी दो टाइप्स हैं। एक कोस्टल वेटलैंड है और दूसरा इनलैंड है। हमारा जो बेसिकली आज का पूरा फोकस होगा वो कोस्टल वेटलैंड के ऊपर होगा। ठीक है जी बच्चों। इनलैंड के बारे में इंट्रोडक्शन तो हम ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो पहले इनलैंड की डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं कोस्टल एरिया की तरफ और बेसिकली उसी को हम जो है वो पूरा डिटेल में लेकर चलेंगे। तो इनलैंड जो है, यहाँ पे नाम से ज़ाहिर है वाटर, ज़मीन का वो हिस्सा यानी वो वेटलैंड जिसके इर्द-गिर्द हर तरफ ज़मीन हो। ठीक है, वेटलैंड की वो कैटेगरी जहाँ पानी तो हो ज़मीन के ऊपर लेकिन इर्द-गिर्द जो है वो हर तरफ लैंड से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो वो होगा इनलैंड। मैं आपको कोस्टल की बताती हूँ, फिर आपको जो इनलैंड है वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। कोस्टल को आप ऐसे समझिए जैसे समंदर पे आप जाते हैं। ठीक है, समंदर का साहिल है, वहाँ पे एक समंदर का ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे जो है ना समंदर का पानी आता जाता रहता है। ठीक है, वो परमानेंटली भी रह सकता है, सीजन के लिहाज से भी रह सकता है। ठीक है, तो समंदर के बिल्कुल पास होगा। लेकिन अब देख रहे हैं बच्चों, कोस्टल के अंदर क्या है कि समंदर है इर्द गिर्द। इर्द गिर्द क्या है? समंदर है। और जो क्या नाम लेते हैं, इनलैंड है, उसमें क्या होगा कि हर तरफ जमीन होगी। ठीक है, पानी होगा लेकिन इर्द गिर्द जमीन से घिरा होगा। लेकिन जो कोस्टल है उसमें आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि मैंने इमेज भी दिखाया है आपको वाजिया करने के लिए कि यहाँ पे हर तरफ क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, समझ आ गई है। वेटलैंड इकोसिस्टम जो है ना बेसिकली ये इंटरमीडिएट किस्म का जोन होता है। डीप वाटर यानी कि समंदर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि जमीन। ठीक है, जमीन और उसके दरमियान में जो है ना ये इंटरमीडिएट सा जोन है। आई होप ये वाली स्लाइड प्रॉपरली क्लियर है। अब हम इसके फर्दर मूव करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा हाइलाइटर को फिलहाल जरूरत नहीं है। कोस्टल जो वेटलैंड है वो वाटर की फ्लक्चुएशन यानी इसमें जो तब्दीली है उसका ऊपर नीचे होना, वो इसको बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। और ये हैबिटेट की बात की जाए तो ये हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। लाइफ भी वो जो बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज समझते हैं ना, जो कि विच आर हु आर एट द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। ठीक है, जो खत्म हो सकती हैं, जैसे कि हम पांडा को देख रहे हैं कि वो खत्म होने के दहाने पे खड़ा है। तो लिहाजा बहुत सारी मैं आपको इंडेंजर्ड स्पीशी की एग्जांपल बता रही हूँ, वेटलैंड में पाए जाने वाली इंडेंजर्ड स्पीशी नहीं बता रही। ठीक है, तो पांडा का एग्जांपल इसलिए दिया कि मैंने वो आप सब बच्चे पढ़ चुके होंगे, उसका बेहतर अंदाजा होगा इंडेंजर्ड स्पीशी को याद करवाने में। वो एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। ठीक हो गया। उसके बाद जो हम चलते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करते हैं इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज। और ये लैंड के वो एरियाज हैं जो कि साल्ट वाटर से कवर रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो वेराइटीज हैं, जो टाइप्स हैं, कोस्टल हैबिटेट को कितने पोर्शंस में डिवाइडेड है, कितनी तरह की वहाँ पे कैटेगरीज पाई जा रही हैं। ठीक है, तो कोस्टल हैबिटेट की प्रोटेक्शन लेयर जो सस्टेन करती है लाइफ को, उसमें क्या क्या है, उसमें कोरल रीफ्स हैं। ठीक है, आगे मैंने इमेज भी नेक्स्ट स्लाइड में इंसर्ट किया ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिखा सकूं कि ये चारों कैसे डिवाइडेड है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। कोरल रीफ्स हैं, सी ग्रासेस हैं, सॉल्ट मार्शेस हैं, एस्चुअरीज हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। एस्चुअरीज समझते हैं ना? चलिए, जो नहीं समझते उनको मैं बता देती हूँ। एस्चुअरीज आप समझ लें कि कोस्टल वाटर बॉडी, आप समझ लें पार्शियली इनक्लोज्ड जो है ना, वो मतलब पूरी तरह से इनक्लोज नहीं लेकिन इनक्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी, जहाँ के फ्रेश वाटर यानी कि दरियाओं वगैरह से, नदी नालों से आने वाला पानी, और एक होता है समंदर से आने वाला पानी। ये दोनों पानी जहाँ मेल खा रहे होंगे जिस जगह पे, जिस वाटर बॉडी को, उसको हम एस्चुअरीज बोलेंगे। ठीक हो गया।
और मैंग्रोव फॉरेस्ट तो हमें पता है, आगे हम इसकी डिटेल भी थोड़ी-सी देखेंगे। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है हमें पता है यहाँ पे ट्रीज़ भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं जो कि इंटरटाइडल ज़ोन में पाए जाते हैं और मैंग्रोव जो है वो श्रब भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है, ठीक है? और उसके अलावा ये साल्ट वाटर में भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी, ठीक है? दोनों तरह की कैटेगरीज़ में ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है? और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप द स्लाइड इज़ क्लियर। हाँ, ये देखिए ये हमारी वेराइटीज़ आ रही हैं कोस्टल वेटलैंड इन कोस्टल वेटलैंड। इसको ज़रा मैं हाइलाइटर कहाँ है जी? हाँ जी, थोड़ा-सा इसको हाइलाइट सब करते जाते हैं, ठीक है? तो अब देखें कि ये जो पहला ये आप आई होप कि आपको ये हाइलाइटर नज़र आ रहा है। उम, थोड़ा-सा और कलर ज़रा कि आप जो ये देख रहे हैं ये वाला एरिया, ठीक है? ये जो है ये हमारा क्या है कोस्टल ये हमारा रीफ्स हैं, ठीक है? कोरल रीफ्स हैं। इसके बाद आपको ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको सी ग्रासेस नज़र आ रही हैं, ये आपको मार्शेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और ये जो लास्ट वाला है ये येलो निशान नज़र आ रहा है ना सबको, ये मैंग्रोव्स को ज़ाहिर कर रहा है। इसमें जो कोस्टल हैबिटेट है वैरायटी ऑफ जो है वो हमें हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है? ये मैंने डायग्राम ली थी कि आपको प्रॉपर्ली जो है वो नज़र आ सके, ठीक है? आप देख सकते हैं कोरल रीफ में, ग्रासेस में, मार्शेस में, मैंग्रोव्स में इनकी हाइट्स देखते जाएँ प्लांट की यहाँ पे आप उनकी डेवलप आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप्ड जो है उसमें स्टेप वाइज़ है लाइक अगर रीफ से सी ग्रासेस जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ठीक है? तो इस तरह ये 4 कैटेगरीज़ इमेज के अंदर मैंने आपको वाज़ेह दिखा दी हैं। अब चलते हैं कोरल रीफ्स की तरफ। बेसिकली लाइमस्टोन रिजेस होती हैं जो कि छोटे-छोटे कोरल एनिमल्स जो है ना वो इसको बनाते हैं, जिन्हें हम कोरल पॉलिप्स कहते हैं। ये बेसिकली लाइमस्टोन का कैल्शियम कार्बोनेट का जो है ना वो चूने का वो क्या करते हैं एक स्केलेटन रिलीज़ करते हैं जो कि आहिस्ता-आहिस्ता रीफ में एक्यूमुलेट होता रहता है। कौन सीक्रेट करते हैं? कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स कौन है? वो एक कोरल एनिमल्स हैं, ठीक है? कोरल वो जब बहुत सारी स्पीशीज़ मैरीन प्लांट एनिमल्स की जो है ना वो एक रीफ्स के अंदर रहती है। रीफ समझ आया ना मतलब पोलिस जो है इस तरह से वो लाइमस्टोन स्ट्रक्चर रिलीज करते जाएँगे और जो है वो स्ट्रक्चर फैलते हुए वो एक रीफ की आहिस्ता-आहिस्ता जमा होता-होता वो एक रीफ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ठीक है? और इस रीफ की क्या इम्पोर्टेंस है? इसमें बहुत सारे मेरीन पौधे, ठीक है? लाइफ, बायोलॉजी, प्लांट है, एनिमल्स है, वो सारे इसमें रीफ में रहेंगे। ये इनको हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है? लिहाज़ा ये बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है। सेकंड आ जाता है साल्ट मार्शेस। ठीक है, आगे मेरा ख़्याल मैंने कोरल पॉलिप्स की स्लाइड भी इंसर्ट की है, बल्कि मैं आपको दिखा ही दूँ पहले। ये देखिए, ये कोरल पॉलिप्स की आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये कैसा है दिखने में। आप देख सकते हैं टॉप पे लेट्स हैव हाइलाइटर हाँ, ये वाले एरिया के अंदर अम, हाइलाइटर का कलर अगर हम थोड़ा-सा डार्क ले लें तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, हाँ। ठीक है? तो ये आप देख रहे हैं रेड में, ये वाला, ये टेंटेकल्स हैं, ठीक है? कोरल पॉलिप की बॉडी है, उसके टॉप पे टेंटेकल्स हैं और आउटर एपिडर्मिस है, सेप्टम, ठीक है? उसका सेप्टम है, पार्टीशन है उसकी बॉडी में, ठीक है? और उसका स्टमक है, गैस्ट्रोडर्मिस है, ठीक है? उसकी माउथ उसका प्रोमिनेंट है, लिहाज़ा ये एक कोरल पॉलिप है, जिसने क्या करना है, वो सारा स्केलेटन रिलीज़ करके एक रूफ की शक्ल देनी है। और रीफ और रीफ के बाद हम चलते हैं जी सॉल्ट मार्शेस की तरफ। ये सॉल्ट मार्शेस हमें कहाँ नज़र आएँगे, ठीक है? ये वेटलैंड की जो कैटेगरी है, ये जो कोस्टल वाली, ठीक है? उनकी कैटेगरीज़, उनकी टाइप्स हम देख रहे हैं। तो सॉल्ट मार्शेस वाली कैसी होगी? ये कहाँ पे? शैलो वार्म वाटर में। कहाँ पाई जाएगी? शैलो वार्म शैलो समझते हैं जो कम गहरा हो, लेस डीपर। तो हो लेकिन वार्म, वहाँ पे ये हमें नज़र आएगा। उसके बाद एनिमल जो है वो रिलाई करते हैं हैबिटेट के रिलाई ऑन दिस हैबिटेट एज़ ब्रीडिंग ग्राउंड यानी कि जब उनको मेटिंग करनी है, उनको रिप्रोडक्शन करनी है, इनको अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करनी है, ब्रीडिंग समझ रहे हैं ना? मेटिंग का प्रोसेस देन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। ब्रीडिंग हम पढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल भी होती है, नेचुरल वो बात की बात है। अभी मुझे रैंडम याद आ गया था। तो एनिमल जो है वो इसके ऊपर इसको अपने ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पे साल्ट मार्शेस को यूज़ करते हैं, यहाँ पे आके अपनी मेटिंग करना और अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। ठीक हो गया? इसमें टॉल ग्रासेस हैं बहुत ठीक है और टॉल टॉल ग्रासेस हैं और फूड की जो है वो अबंडेंस है, बहुत है फूड यहाँ पे, जिसकी वजह से ये नर्सरी बहुत अच्छी जो है वो ऑफस्प्रिंग के लिए हो सकता है और इम्पोर्टेंट रिसोर्स है फिशरीज़ के लिए। ये कोरल पॉलिप की डायग्राम हम पहले देख चुके हैं, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं मैंग्रोव्स की तरफ, ठीक है? मैंग्रोव जो है ये भी एक दूसरी इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करते हैं।
साल्ट मार्शेस की तरह, सी ग्रासेस की तरह ये बहुत ही एफिशिएंट कार्बन स्टोर्स हैं। अच्छा, मैंग्रोव्स के बारे में ना कहा जाता है कि ये एक दूसरे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की निस्बत जो इसकी सॉइल है वो 3 से 5 गुना ज़्यादा कार्बन पर एरिया स्टोर करती है। असल में पता है क्या है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो सॉइल का डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है ना, वो बड़ा जल्दी-जल्दी, तेज़ी से हो रहा होता है। तो लिहाज़ा ऐसी एक्टिविटीज़ और भी बहुत सारी रीज़न हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, सॉइल की डिकम्पोजिशन जल्दी, तो वो जल्दी ज़्यादा जो है वो अपने अंदर कार्बन पर एरिया स्टोर करेगा। लिहाज़ा मैंग्रोव्स इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमने क्या लॉस पिछले 50 सालों में हम तकरीबन 50% जो है वो मैंग्रोव्स को तबाह कर चुके हैं। अगर ऐसे ही मैंग्रोव्स कंटिन्यू उनको हम डिस्ट्रॉय करते रहे, खराबियाँ पैदा करते रहे, तो जल्द जो है वो खत्म हो जाएँगे। अगले आने वाले कुछ डेकेड समझते हैं ना, 10 साल जो हैं उसके 10 इयर्स मेक्स 1 डेकेड, ठीक है? आगे एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, वेटलैंड प्लांट कैन एब्जॉर्ब अप टू 32% मोर कार्बन देन दे डू एट करंट लेवल्स, ओके? और ये जो गिवन है स्टेटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू 19 ईयर स्टडी है ग्लोबल चेंज बायोलॉजी की, सॉरी ग्लोबल चेंज बायोलॉजी में, और ये पर्सन ने की थी, उसका नेम भी गिवन है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि कोस्टल वेटलैंड में किस किस्म का फाना पाया जाता है। फाना समझते हैं ना? फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं और फाना एनिमल्स को कहते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है? तो हम चलते हैं, तो फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एस्चुआरीज का फाना, ठीक है? तो वहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल में आ जाती है ग्रेट ब्लू हेरन्स, ठीक है? ये वहाँ पे जो समुद्र पानी है, तो ये यकीनन फिशेज़ भी होंगे, एम्फीबियंस भी होंगे। एम्फीबियंस समझते हैं ना, फ्रॉग जिस तरह। तो ये हमारी एक एग्जांपल है ग्रेट ब्लू हेरन, जिसकी डायग्राम मैंने आपकी ये साइड पे जो है राइट हैंड साइड पे मेंशन है, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जो बहुत सारी एस्चुआरीज में बहुत सारे बाइवैल्व्स जैसे कि ओस्टर्स हैं, मसल्स हैं, ये सारे यहाँ पे रहते हैं। ये इनको हैबिटेट के तौर पे एस्चुआरीज को यूज़ करते हैं। एस्चुआरीज बताया ना है मैंने आपको स्टार्ट में कि जहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर जो है, यानी कि समंदर का पानी, और दूसरा फ्रेश वाटर जो नदियाँ, रिवर्स का, नदियों का, नालों का, नदी नालों का पानी और समंदर का पानी मेल खाता है, मिलता है, वहाँ पे जो वाटर बॉडी होती है उसको हम एस्चुआरी कहते हैं। और ऐसे एरियाज जो है ना, यहाँ पे ब्लू कार्ब्स को ग्रो कराया जाता है, इनको सॉरी हार्वेस्ट कराया जाता है, ताकि हम इसको ईटिंग पर्पस के लिए, फूड के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सके। उसके अलावा डायमंड ब्लैक टेरापिन्स है, जो कि एक टर्टल है, जो कि इस ब्रैकिश वाटर में रहता है, ठीक है? ब्रैकिश भी समझते हैं ना, ब्रैकिश खारा पानी, खारा नमकीन नमक वाला, लेकिन जो इसका नमक है वो किस तरह होगा, समंदर के सी वाटर से कम नमकीन होगा, और लेकिन फ्रेश वाटर से ज़्यादा होगा, ब्रैकिश खारा पानी, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं साल्ट मार्शेस फाना के बारे में। साल्ट मार्शेस जो है बहुत सारी क्लैम फिश और एक्वेटिक बर्ड्स की जो है वो कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं, और ये नर्सरी प्रोवाइड करते हैं श्रिम्प को, क्रैब फिश को, जो कि बाद में बाकी जो एनिमल्स और पीपल जो हैं उसको कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं कोरल रीफ, रॉकी शोर्स की तरफ। यहाँ पे सी वीड जो समुद्री जड़ी बूटियाँ हैं, एनिमल्स, सी एनिमल्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, इन सबको सपोर्ट करता है। एल्गी जो है, ठीक है, वो इनहैबिट करेगा इन कोरल रीफ्स में। लेकिन अगर किसी भी तरह की फ्लक्चुएशन आई, तो वहाँ पे मसला खराब हो जाएगा। रीफ के अंदर से फिर एल्गी निकल जाएगा वाटर, क्योंकि एल्गी जो एक्सट्रीम किस्म की फ्लक्चुएशंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड या वार्म वाटर है बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, तो उससे एल्गी की डेथ हो सकती है, जिससे हम ब्लीचिंग का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? ब्लीचिंग हो जाती है। आज मैंने एक इमेज भी इंसर्ट किया था, लेट मी सी। हाँ, ये देखें आप, ये फर्स्ट डायग्राम, ये वाली, ये जो हाईलाइट, हाँ, ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, ठीक है? इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हेल्दी सा है ये जो रीफ है, ठीक है? इसमें एल्गी भी है। लेकिन जब सेकंड डायग्राम में जहाँ पे ये व्हाइट हो चुका है, वहाँ पे, यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर से एल्गी जो है ना वो मूव कर गया। एल्गी क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर थी, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी, एल्गी बेयर नहीं कर सकता, वो निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी ब्लीचिंग होगी, व्हाइट हो गई। लेकिन अगर ये कंडीशन, अभी ये व्हाइट की सिचुएशन में है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम कंडीशंस बहुत देर की रहती, तो रीफ पर्सनली इसको बेयर नहीं कर सकता और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर से
ये बिल्कुल ऐसे ब्लैक सा हो जाएगा, क्योंकि एलजी जो है वो इसको फूड फूड भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है? तो जब इसका वो फूड फूड प्रोवाइडर ही नहीं होगा, एलजी के बगैर इसका सर्वाइवल नामुमकिन हो मुश्किल हो जाएगा, और जब फ्लक्चुएशन एक्सट्रीम पे जाती रहेंगी तो अल्टीमेटली इसकी जो लाइफ है वो गई। अम, अब हम चलते हैं पिछली स्लाइड की तरफ। ये क्लियर हो गया कि ब्लीचिंग, ये सारा है ब्लीचिंग का प्रोसेस। मैंने कहा इमेज के थ्रू देती हूँ, ज़रा अच्छे से समझ आएगा प्रॉपर्ली। अब मैंग्रोव के केस केस में एनिमल्स कौन से हैं? व्हाइट आइबिस है, ब्राउन पेलिकन है, ठीक है? ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स के नेम है। आप इसमें से जो भी आपको एग्जांपल अच्छी लगे, आप उसको अपने सब्जेक्ट में, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है? नोटबुक में छोटे-छोटे पॉइंट बनाते रहा करें, आसानियाँ रहती हैं, और मैं आपको थोड़ी-सी जो एक्सप्लेनेशंस आती जो छोटी-छोटी टर्म्स एक्सप्लेन करती हूँ, उसको भी नोट कर लिया करें, ताकि आपके लिए इन फ्यूचर आसानी हो सके, जब आप इस लेक्चर को रीड करें तो आसान रहे। अब हम चलते, ये आप देख सकते हैं एलिगेटर की और उसकी बर्ड की एग्जांपल है। ये वो बर्ड की कैटेगरी है, या फिर ये वो हैं जो सर्वाइव करेंगे कहाँ पे? हमने सीड किया है मैंग्रोव्स में, ठीक है? तो अब हम चलते हैं, डन डन, ये इमेज भी देख लिया। हाँ, अब एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो हमने वहाँ के बायोटिक फैक्टर को डिस्कस कर लिया, कैसा फाना है हमने उसको देख लिया, और हमने कैटेगरीज को भी देख लिया, हमने इमेजेस के थ्रू समझ भी लिया, उसमें टर्म्स को भी देख लिया। अब आ जाती है एबायोटिक फैक्टर, ठीक है? छोटा छोटा सा अब इसका भी टच ले लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल जो है एबायोटिक फैक्टर्स की, उसमें क्या है? सॉइल की टाइप कैसी है, उसका ऑक्सीजन कंटेंट कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कि तो वहाँ की सॉइल कैसी है? एलुवियल सॉइल है। एलुवियल समझते हैं ना, कि जब बहता हुआ पानी या सरफेस वाटर, जो सतह पे जो पानी होता है, उसमें अपने अंदर जो मिट्टी जमा की होती है, वो एलुवियल सॉइल होती है। सॉइल की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है? तो उसमें से एलुवियल सॉइल एक कैटेगरी है जो कि यहाँ पाई जाती है। तो एलुवियल सॉइल फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जब एक रनिंग वाटर डिपॉजिट करता है किसी स्ट्रीम के बेड पे भी कर सकता है, कहीं बीच पे भी, किसी भी जगह पे जब बहता हुआ पानी जो है वो मिट्टी को, जब पानी की वजह से मिट्टी वहाँ जमा होती है, उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। इसकी अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है? सलाइन है, अल्कलाइन है, कैल्केरियस है, और उसके अलावा टेम्परेचर की बात करें तो वेटलैंड इन टेम्परेचर क्लाइमेट एक्सपीरियंसेस वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। वेटलैंड जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हैव टेम्परेचर एज हाई एज 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हिच इन सेल्सियस इज 50 डिग्री सेल्सियस, ओके? वेटलैंड लाइक मार्शेस जो है ये एनॉक्सिक कंसीडर किए जाते हैं। एनॉक्सिक मतलब यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं, मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया, क्योंकि यहाँ की सॉइल जो है बहुत ज़्यादा वाटर से सैचुरेट हुई होती है। मार्शेस में लिहाजा ऑक्सीजन की जो है वो आप समझ लें कि ना होने के बराबर होती है मार्शेस में ऑक्सीजन। मैंग्रोव से पढ़ा था ना कि मैंग्रोव की जो सॉइल है वो ज़्यादा स्टोर करती है, वो हाई प्रोडक्टिविटी की वजह से। लेकिन जो मार्शेस है ना, यहाँ पे क्या होगा कि एनॉक्सिक होगा। वाटर इन कोस्टल वेटलैंड, वाटर 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 भी एक एबायोटिक फैक्टर, जैसे हमने सॉइल को देखा, टेम्परेचर को देखा, वाटर भी एक एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है? तो वाटर जो है कोस्टल वेटलैंड में मीडियम होता है, जिसमें इंटायर इकोसिस्टम एग्जिस्ट और फंक्शन कर रहा होता है, और बाकी वाटर टेबल जो है इज वेरी नियर टू सॉइल सरफेस, और शैलो वाटर कवर्स द सरफेस, ठीक है? तो ये था हमारा, ये रेफरेंसेस थे कुछ, और ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा कि कोस्टल वेटलैंड क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी कैटेगरीज आपने अंडरस्टैंड की होंगी। तो अगर आपको इसमें से कोई भी बात प्रॉपर्ली समझ नहीं आई, तो आप अभी भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। और इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं, या और आपको एक और डिटेल टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करें, तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। Thank you. Like, share, and subscribe. Allah Hafiz.